हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 7th इंग्लिश का PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन है, जिसके अंदर आपको एक पैसेज गिवन है, पैसेज को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पैसेज के अंदर से करना है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The innovation of the printing press by Johannes Gutenberg in the 15th century revolutionized how information was spread throughout Europe. बच्चों, रेवोल्यूशनाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आना। तो 15th सेंचुरी में जब जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया तो पूरे यूरोप में जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती थी उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। बिफोर दिस रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन, बुक्स वर पेन्सटेकिंगली हैंड कॉपीड बाय स्क्राइब्स, मेकिंग देम रेयर एंड इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव। स्क्राइब्स का मतलब होता है राइटर। तो देखिए, जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था उससे पहले जो स्क्राइबर्स थे, जो राइटर थे, वो बुक्स को अपने हाथों से कड़ी मेहनत से लिखते थे। इसीलिए जो बुक्स वो लिखते थे वो बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती थी। However, with the introduction of the printing press, books could be mass produced at a relatively low cost, making them more accessible to the general public. तो जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो मास लेवल पे बुक्स छपने लगी और उनकी जो कॉस्ट थी वो रिलेटिवली कम थी। देखिए, जो स्क्राइब्स बुक लिखते थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस से बुक छपने लगी तो इनकी कॉस्ट भी कम हो गई और हर कोई इनको परचेस कर सकता था, हर कोई इनको खरीद के पढ़ सकता था। Gutenberg printing press utilized movable type, an ingenious system where individual letters could be arranged, inked and pressed onto paper. देखिए बच्चों, मूवेबल का मतलब होता है जिसको मूव किया जा सके और इंजीनियस का मतलब होता है बहुत ही स्मार्टली। तो गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में मूवेबल टाइप एंड इंजीनियस सिस्टम को अप्लाई किया, जिसके अंदर एक एक लेटर को वहाँ पर अरेंज किया जाता था, इंक किया जाता था और उसको पेपर पर प्रेस किया जाता था। दिस ब्रेक थ्रू अलाउड फॉर द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, pamphlets and other printed materials. As books became more widely available, European literacy rate increased and a new era of learning and enlightenment began. देखिए बच्चों, जो गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, जिसकी वजह से बुक्स, पैम्फलेट और बाकी जो प्रिंटेड मटेरियल थे उनका प्रोडक्शन बहुत जल्दी होने लगा। मार्केट्स में बुक्स बहुत सारी अवेलेबल होने लगी और यूरोप के लोगों ने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से यूरोप का जो लिटरेसी रेट था वो बढ़ गया। साथ ही साथ लोगों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उनकी लर्निंग डेवलप हुई, उनके अंदर बहुत अवेयरनेस डेवलप हुई और इन डेवलपमेंट की वजह से यूरोप में लर्निंग एंड एनलाइटमेंट का एरा स्टार्ट हुआ। अब जो आपने पैसेज पढ़ा है उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? तो इसका आंसर होगा जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस रिवोल्यूशनाइज द स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में किस तरीके से बहुत बड़ा चेंज आया। इसका आंसर होगा, द प्रिंटिंग प्रेस रिवोल्यूशनाइज द स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय अलाउइंग बुक्स टू बी मास प्रोड्यूस एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारी बुक्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती थी उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर बुक्स लाइक बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से पहले बुक्स किस टाइप की होती थी। इसका आंसर होगा, बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस बुक्स वर पेन्सटेकिंगली हैंड कॉपीड बाय स्क्राइब्स, मेकिंग देम रेयर एंड एक्सपेंसिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस से पहले जो बुक्स होती थी वो राइटर अपने हाथों से बहुत मेहनत से लिखते थे, इसीलिए बुक्स सबके पास में अवेलेबल नहीं होती थी और बुक्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अलाउड गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस टू प्रोड्यूस बुक्स रैपिडली? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके अंदर ऐसा क्या था जिस वजह से प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बहुत सारी बुक्स बहुत जल्दी छप जाती थी। तो इसका आंसर होगा, गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस यूटिलाइज मूवेबल टाइप विच अलाउड फॉर द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। तो देखिए बच्चों, गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके अंदर मूवेबल टाइप सिस्टम को काम में लिया जाता था, जिसके अंदर एक एक लेटर को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, उसके अंदर इंक डालना, उसको पेपर के ऊपर प्रेस करना। तो मूवेबल टाइप सिस्टम की वजह से जो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी वो बहुत जल्दी बहुत सारी बुक्स का प्रोडक्शन करती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ऑन लिटरेसी रेट्स? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से लिटरेसी रेट पे क्या इफेक्ट हुए। तो इसका आंसर होगा, द प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज लिटरेसी रेट्स इन यूरोप एंड लेड टू अ न्यू एरा ऑफ लर्निंग एंड एनलाइटमेंट। देखिए बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो बुक्स की कॉस्ट थी वो कम हो गई, इसीलिए बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होने लग गई। लोगों ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, नॉलेज गेन की, लोग बहुत सारी बातों के लिए अवेयर हुए। तो इस वजह से यूरोप के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ी और यूरोप के अंदर लर्निंग एंड एनलाइटमेंट का एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ। ये रीडिंग सेक्शन का सेकेंड पैराग्राफ है। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मिल्क इज द बेस्ट फूड, इट हैज़ वाटर इन इट, शुगर, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन। तो यहाँ पर मिल्क के बारे में बात की जा रही है कि मिल्क बहुत ही बेस्ट फूड होता है, इसके अंदर वाटर, शुगर, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन्स होते हैं।
मिल्क टेस्ट स्वीट एंड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। जो मिल्क होता है उसका टेस्ट मीठा होता है और मिल्क बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज़ एन आइडियल फूड फॉर ऑल। जो मिल्क होता है वो सभी के लिए बहुत ही बेस्ट फूड होता है। द ओल्ड, द सिक एंड चिल्ड्रन कैन नॉट लिव विदाउट मिल्क। तो हमने अभी पढ़ा है कि दूध बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए बूढ़े, बीमार और बच्चे दूध के बिना नहीं रह सकते। वी जनरली गेट मिल्क फ्रॉम आर डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज, बफेलो। हम जनरली काउ एंड बफेलो का दूध लेते हैं। काउ मिल्क इज बेस्ट इन क्वालिटी सो इट इज़ लाइक बाय एवरीबडी। देखिए बच्चों, बफेलो मिल्क की कंपैरिजन में जो काउ मिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इसीलिए हर कोई गाय का दूध बहुत पसंद करता है। न्यूबॉर्न्स गेट मिल्क फ्रॉम देयर मदर। लेकिन जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो अपनी मम्मी का दूध लेते हैं। पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। लोग अलग अलग एनिमल्स का दूध पीते हैं। इन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड मैनी अदर कूल लैंड्स देयर आर काउस। देखिए जो ठंडे एरिया हैं जैसे कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बाकी जो ठंडे एरियाज है वहाँ पे काऊ का दूध पिया जाता है। इन हॉट कंट्रीज लाइक अरेबिया एंड मिडल ऑफ एशिया देयर आर कैमल। तो देखिए जो गर्म कंट्रीज है वहाँ पर कैमल का दूध पिया जाता है और जो ठंडी कंट्रीज होती है वहाँ पर गाय का दूध पिया जाता है। वी प्रिपेयर वेरियस सॉर्ट्स ऑफ स्वीट्स एंड मैनी अदर डिलीशियस फूड आइटम फ्रॉम मिल्क। तो देखिए बच्चों, मिल्क को पीने के साथ साथ मिल्क के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इससे बहुत सारी स्वीट्स बनाई जाती हैं, बहुत सारे डिलीशियस फूड बनाए जाते हैं। मिल्क हैज़ मैनी बाय प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि मिल्क से कर्ड बनता है, चीज़ बनता है, मिल्क की क्रीम से घी बनता है, बटर बनता है। तो इस तरीके से मिल्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अभी आपने बहुत ही सिंपल पैराग्राफ को रीड किया, अंडरस्टैंड किया। अब इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट फूड। अब आपको बताने कि बेस्ट फूड कौन सा होता है, तो इसका आंसर होगा मिल्क इज़ द बेस्ट फूड। अगला क्वेश्चन है वाई इज मिल्क रिगार्डेड द बेस्ट फूड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिल्क को बेस्ट फूड क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मिल्क इज रिगार्डेड द बेस्ट फूड बिकॉज इट कंटेन वाटर, शुगर, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन। मिल्क टेस्ट स्वीट एंड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। तो देखिए मिल्क के अंदर वाटर होता है, शुगर होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, उसके अंदर प्रोटीन भी होता है और मिल्क का टेस्ट बहुत मीठा होता है और ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए मिल्क को बेस्ट फूड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हु कैन नॉट लिव विदाउट मिल्क। दूध के बिना कौन नहीं रह सकता, तो इसका आंसर होगा द ओल्ड, द सिक एंड चिल्ड्रन कैन नॉट लिव विदाउट मिल्क। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर मिल्क इन हॉट ड्राई कंट्रीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो गर्म देश होते हैं वहां पर दूध के लिए किन जानवरों को पाला जाता है, तो इसका आंसर होगा कैमल्स आर केप्ट फॉर मिल्क इन हॉट ड्राई कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है राइट द एंटोनिम ऑफ डिफरेंट। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट का एंटोनिम लिखना है, तो इसका आंसर होगा सिमिलर। आप यहाँ पे सेम भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम ऑफ डोमेस्टिक। अब आपको यहाँ पे डोमेस्टिक का सिनोनिम लिखना है, तो इसका आंसर होगा पेट। आपके पेपर का अगला सेक्शन है राइटिंग इन ग्रामर सेक्शन। राइटिंग के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ट्रीज आर फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का। पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे ट्रीज आर फ्रेंड्स, उसके बाद हम पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे। ट्रीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम मदर नेचर। तो देखिए बच्चों, मदर नेचर ने हमको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट दिए हैं। उनमें से एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है ट्रीज। दे आर कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमर। और पेड़ों को इंसान का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। द ट्रीज ऑन अर्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल थिंग इन नेचर। तो देखिए जो हमारे अर्थ पे पेड़ है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल थिंग है। आवर फ्रेंड्स ट्रीज फुलफिल ऑलमोस्ट आवर बेसिक नीड्स। जो हमारे फ्रेंड है, हमारे पेड़ हैं, वो हमारी सारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट, फ्लावर्स, वुड एट्सेट्रा। तो हमको पेड़ों से क्या क्या मिलता है, हमको पेड़ों से फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, वुड मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें हमको पेड़ों से मिलती है। दे फिल्टर द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। देखिए पेड़ों का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एब्जॉर्ब करके वो ऑक्सीजन को रिलीज करती है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड हो सके और हम सांस ले सकें। They block the strong rays of the sun, preventing them from reaching the ground. In this manner, they maintain the temperature of the earth, keeping it cool. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, सन है और यहाँ पर ट्री है। अब जैसे सनरेज आ रही हैं तो ट्री की वजह से क्या होगा कि जो सनरेज है वो डायरेक्ट ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाएंगी और जो हमारा टेम्परेचर है वो कूल बना रहेगा। इमेजिन कीजिए कि अगर अर्थ पर एक भी ट्री नहीं होगा तो सोचिए हमारी अर्थ का कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो हमारे एनवायरनमेंट के जो टेम्परेचर है उसको ठंडा रखने में भी जो हमारे ट्रीज़ हैं बहुत हेल्प करते हैं। Trees are also the most effective preventer of soil pollution. Roots of trees hold firmly onto the earth and prevent it from getting eroded during rains. तो ट्रीज सॉइल पोल्यूशन को भी रोकने का काम करते हैं। देखिए किस तरीके से रोकेंगे, जैसे कि जो ट्री की रूट्स होती है, मान लीजिए आपके सामने क्या है, ये ट्री है और ट्री की रूट्स हैं जो कि मिट्टी में एकदम कनेक्टेड है आपस में। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पे पानी आ रहा है, तो जो मिट्टी रूट्स के साथ में कनेक्टेड है
तो वो मिट्टी वहाँ पे बनी रहेगी। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर पेड़ नहीं होता, केवल यहाँ पे मिट्टी होती, तो ये जो पानी आ रहा है वो मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। लेकिन जो ट्री क्या कर रहे हैं, वो सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहने से, तो इसकी वजह से जो सॉइल पोल्यूशन है वो भी बच जाता है। Thus, trees are the biggest blessing given to man by God. We should therefore be grateful for this blessing and preserve it for our future generations. So आप देख सकते हैं कि ट्रीज़ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हमारे लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं, हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितना हमारा सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ट्रीज़ को गॉड का हमारे लिए ब्लेसिंग कहा गया है, और इस ब्लेसिंग की जो हमारे ट्रीज़ हैं इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हमें पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको और के अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस डेवलप अ स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स विद द सुटेबल टाइटल एंड मोरल। तो आपको यहाँ पर हिंट दे रखा है, हिंट की हेल्प से आपको स्टोरी लिखनी है, स्टोरी का आपको टाइटल लिखना है और स्टोरी का आपको मोरल लिखना है। तो आपको यहाँ पे आउटलाइन दे रखी है, 2 friends, a bear after them, they were scared, one friend climbs a tree, the other can't, he lies on the ground, the bear smells him and leaves, the friend asks, what the bear did, the reply, you have a false friend। तो ये आपको यहाँ पे हिंट दे रखा है, इस हिंट की हेल्प से आपको स्टोरी लिखनी है। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल लिखेंगे, द बियर एंड द 2 फ्रेंड्स। इसके बाद में स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। वन डे 2 फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। तो एक दिन की बात है, 2 दोस्त जंगल से जा रहे थे। सडनली दे सॉ बियर एट अ लिटिल डिस्टेंस। जंगल में चलते चलते अचानक उन्हें थोड़ी दूर पे बियर दिखाई दिया। वन ऑफ देम एट वंस क्लाइम्ड अप द ट्री, द अदर डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम। जब दोनों दोस्तों ने जब बियर को देखा तो उनमें से एक दोस्त तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन दूसरे दोस्त को पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं आता था। बट ही न्यू अ बियर वुडंट टच अ डेड बॉडी। लेकिन जो दूसरा दोस्त जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया, उसको ये पता था कि बियर कभी भी डेड बॉडी को छुएगा भी नहीं। सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड। तो वो जमीन पर लेट गया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ टू लुक लाइक अ डेड मैन। द बियर स्मेल्ट हिम ऑल ओवर, इट थॉट हिम टू बी डेड एंड वेंट अवे। देखिए जो दूसरा फ्रेंड है वो ज़मीन पर लेट गया, उसने अपनी सांस भी रोक ली ताकि बियर को लगे कि वो डेड बॉडी है। बियर ने उसको पूरा स्मेल किया, अच्छी तरीके से उसको चेक किया, उसको लगा कि ये मर चुका है और वो वहाँ से चला गया। देन द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन। फ्रेंड, what did the bear whisper into your ear? He said. The other replied, it advised me not to trust a false friend. तो जब बियर वहाँ से चला गया तो पहला वाला फ्रेंड जो कि पेड़ पे चढ़ा हुआ था वो नीचे आया और उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम्हारे कान में बियर ने क्या कहा। तो उसने कहा कि बियर ने मुझे एडवाइस दी कि कभी भी धोखेबाज फ्रेंड पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इससे हमको ये मोरल मिलता है, ट्रू फ्रेंड इज़ द वन हु ऑलवेज सपोर्ट एंड स्टैंड बाय यू इन एनी सिचुएशन। तो देखिए इससे हमको ये मोरल मिलता है कि जो हमारा सच्चा दोस्त होता है ना, वो हमारा हमेशा साथ देगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। आपके पेपर का अगला सेक्शन है ग्रामर सेक्शन। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल अप द करेक्ट वर्ब। अब आपके सामने यहाँ पे सेंटेंस है, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डैश नो फायर। अब आपको बताने कि यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, मीन या फिर मीन्स। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगा। और सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा मीन्स आएगा। क्लियर। अब आपका यहाँ पे अगला सेंटेंस है, चिल्ड्रन डैश अ लॉट ऑफ नॉइज। मेक आएगा या फिर मेक्स आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। अगला वर्ड है, मेक प्रीफिक्स एडिंग इन और एम इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे, इसके अंदर हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे, इन या फिर एम, एक नया वर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने वर्ड है पॉसिबल, तो इसके अंदर हमने इम यूज़ किया और इम्पॉसिबल बनाया। अगला वर्ड है कॉम्पिटेंट, तो इसके अंदर हमने इन यूज़ किया और इनकॉम्पिटेंट बनाया। अगला वर्ड है हमारा एक्टिव, और इसके अंदर हमने इन यूज़ करके इनएक्टिव बनाया। और हमारा लास्ट वर्ड है पेशेंट, इसके अंदर हमने इम यूज़ करके इम्पेशेंट वर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपके सामने यहाँ पर सेंटेंस दे रखे हैं और हर सेंटेंस में टिप वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन हर सेंटेंस में टिप का मीनिंग डिफरेंट है। तो आपको बताना है कि किस सेंटेंस में मीनिंग क्या होगा। सबसे पहला सेंटेंस है, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट। तो इसका आंसर होगा एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट, मतलब यहाँ पे टिप का मतलब हुआ एम्प्टी करना। अगला सेंटेंस है, टिप द बोट ओवर। तो इसका आंसर होगा मेक द बोट ओवर टर्न, मतलब कि बोट को उल्टा करना। तो यहाँ पर टिप का मतलब होगा टर्न करना। अगला सेंटेंस है, इफ़ यू टेक माई टिप। तो इसका आंसर होगा इफ़ यू टेक दिस टिप। तो यहाँ पे टिप का मतलब हुआ एडवाइस। और लास्ट सेंटेंस है, द टिप ऑफ द बैट। तो इसका आंसर होगा द एंड ऑफ द बैट। देखिए जैसे कि आपके सामने क्या है, ये बैट है, तो बैट का ये वाला जो एंड होता है, यहाँ पे टिप का मतलब होता है एंड। अगला क्वेश्चन आपका, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो आपके सामने यहाँ पर जंबल वर्ड दे रखे हैं, इनको आपको अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले वर्ड्स हैं बिलो, ईयर्स, चिल्ड्रन, नॉट अलाउड, 8 आर। तो
तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस होगा चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स आर नॉट अलाउड। अगले सेंटेंस के लिए जंबल वर्ड्स हैं वॉज, क्लेवर, बीरबल, एक्सट्रीमली विटी एंड। तो इसका आंसर होगा बीरबल वॉज एक्सट्रीमली क्लेवर एंड विटी। अगला सेंटेंस बनेगा हिट ही द बॉल सो हार्ड लॉस्ट इट वॉज दैट। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस होगा ही हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट वॉज लॉस्ट। अगला सेंटेंस बनेगा एन मैन ओल्ड इन अल्मोरा लिव। तो इसका आंसर होगा एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अल्मोरा। आपके पेपर का नेक्स्ट सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, जिसके अंदर आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई सॉ स्नेक एंड रैन अवे। सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। इस एक्सट्रैक्ट में पोइट कहना चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने सांप को देखा वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो सांप होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन पोइट की मम्मी कहती हैं कि कुछ सांप अच्छे भी होते हैं, वो केवल इंसेक्ट्स को अपना खाना बनाने के लिए खाते हैं। सो यहाँ पर पोइट की मदर पोइट के अंदर जो डर है सांप के लिए उसको हटाना चाहती है और कहती हैं कि सारे के सारे सांप डेंजरस नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, वो हमको नहीं खाते, वो केवल इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या है उनका फूड होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई डू यू थिंक द चाइल्ड रन अवे ऑन सीइंग द स्नेक। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ही बच्चा सांप को देखता है वो वहाँ से क्यों भाग जाता है। तो इसका आंसर होगा द नैरेटर थॉट दैट ऑल स्नेक्स वर हार्मफुल एंड डेंजरस, देयरफॉर आउट ऑफ हिज फियर ऑफ स्नेक्स ही रैन अवे। तो देखिए नैरेटर को लगता है कि सारे के सारे सांप बहुत हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, इसलिए डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। अगला क्वेश्चन है वाई डज द स्नेक्स किल इंसेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्नेक्स इंसेक्ट्स को क्यों मारते हैं। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ईट दैम एज अ फूड, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो स्नेक का खाना होता है, इसीलिए वो खाने के लिए उसको मारते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपके सामने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए आपका ये क्वेश्चन 8 नंबर का है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड निशाद एंड माया गेट अ हॉलीडे। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निशाद एंड माया को छुट्टी क्यों मिल गई थी। तो इसका आंसर होगा निशाद एंड माया गॉट अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ हैवी डाउनपार। डाउनपार का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड ड्यू टू द रेन, सिंस नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स दे गॉट अ हॉलीडे। तो देखिए बहुत ज़्यादा बारिश के कारण जो सड़कें थी वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था, इसीलिए ट्रैफिक भी नहीं आ जा सकता था, इसीलिए निशाद एंड माया को छुट्टी मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है वॉट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन, विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिस्टर वोंका ने किन पेड़ों के बारे में बताया है, उनमें से किस पेड़ की एज सबसे ज़्यादा लंबी होती है। तो इसका आंसर होगा मिस्टर वोंका मेंशन डगलस फर, ओक, सीडर एंड ब्रिस्टल कोन पाइन। ही सेज दैट ब्रिस्टल कोन पाइन लिव्स द लॉन्गेस्ट। मतलब कि जो उन्होंने पेड़ बताए हैं उनमें से ब्रिस्टल कोन पाइन की सबसे ज़्यादा एज होती है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद द चेन बाय। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बियर को चेन से कब बांधा जाता था और क्यों बांधा जाता था। तो इसका आंसर होगा ही वॉज टाइड अप विद द चेन वेन एवर ही डन मिस्चीफ। ही वॉज ऑल्सो पुट इन चेन ड्यूरिंग नाइट्स एंड ऑन संडेज व्हेन हिज मिस्ट्रेस यूज्ड टू गो फॉर अ विजिट टू हर सिस्टर। देखिए जब भी बियर को शरारत करता था उसको चेन से बांध दिया जाता था, रात को उसको चेन से बांधा जाता था और संडे को भी उसको चेन से बांधा जाता था, क्योंकि जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो अपनी बहन से मिलने जाती तो उसका पीछे ध्यान कौन रखेगा, इसलिए बियर को चेन से बांध दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रैंडफादर किस वजह से टिमोथी को जू भेजना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months old he grew less friendly and more dangerous. He chased the cats and ate up hens. He also followed Mahmud with evil intentions, so grandfather decided to transfer him to the zoo. देखिए जब टिमोथी छोटा बच्चा था तो वो बहुत फ्रेंडली था, सबके साथ में अच्छे से खेलता था, लेकिन जब टिमोथी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 6 महीने का हो गया, तो वो सबके साथ में लेस फ्रेंडली हो गया। मतलब कि प्रॉपर तरीके से सबके साथ में खेलता भी नहीं था, बहुत डेंजरस हो गया, बिल्लियों का पीछा करने लगा, हैंस को खाने लगा, और जो उनका कुक था मोहम्मद उसका भी वो पीछा करने लगा उसको मारने के लिए। तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि अब सबको बहुत नुकसान पहुँचाने लगा है, इसीलिए इसको जू में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू प्लान ए फादर वुड हैव रीच द ट्री टॉप विद द हेल्प ऑफ द लैडर, हाउएवर द लैडर स्लिप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड। तो देखिए प्लान ए था कि जो फादर हैं वो लैडर की हेल्प से ट्री के टॉप पर चढ़ेंगे, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये हुआ कि लैडर स्लिप हो गई और फादर ग्राउंड के ऊपर गिर गए। अगला क्वेश्चन है लव बगेट्स लव, हाउ फार दिस फ्रेज अप्लाइज टू द स्टोरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक फ्रेज है लव बगेट्स लव, मतलब कि अगर हम किसी को प्यार करेंगे तो बदले में हमको भी प्यार मिलेगा। तो ये जो कहानी है अ टाइगर इन द हाउस, इस पर किस तरीके से अप्लाई होती है। तो इसका आंसर होगा ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ ब्रिंगिंग होम द डेजर्टेड एनिमल्स, वंस ही ब्रॉट अ टाइगर कब, he fed it up with a milk bottle, he coexisted and played with other animals
Toto, the monkey, and a small mongrel puppy until he became threat to his surrounding. He was kept at home. When an unknown tiger was loved and petted by grandfather, he was tamed as well. He responded to the love. देखिए, दादाजी को बेसहारा जानवरों को घर पे लाने का शौक था। वो घर पे लाके उनकी केयर करते थे। तो दादाजी एक बार टाइगर के बच्चे को अपने घर पे लेके आए, उसकी बहुत केयर की, उसको दूध पिलाया। वो बाकी जानवरों के साथ में अच्छे से रहता था। जब तक वो छोटा था वो उनके घर पे ही था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उनको लगा कि ये थोड़ा सा डेंजरस होने वाला है, कम फ्रेंडली है, तो वो उसको जू में छोड़ के आ गए। लेकिन जब वो जू में उससे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि जो टिमोथी था वो उनको बहुत प्यार से उनके साथ में बिहेव कर रहा था, उनको वो पहचान गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने टिमोथी को बहुत प्यार किया, तो बदले में टिमोथी ने भी उनको प्रॉपर तरीके से प्यार से रिस्पॉन्स किया। इस वीडियो में हमने आपके इंग्लिश के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।